अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सैब एफएम डिजिटल। डॉक टॉक के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर उर्सा एजाज। आज के एपिसोड का आगाज़ मैं अपनी लिखी हुई एक तहरीर के साथ करूंगी। नए साल की पहली सुबह, कई ख्वाब सजा के पिछले बरस बन की थी आंखें। हर रोज थे उठे, थोड़ा चले, ज़्यादा थके। अपनों से शनासाई, खुद से बेखबरी, दोस्तों से जुदाई। काम की धुन खोए खोए हम, सोचों में गुम। वो रफ़ाकतें, चाहतें, खुदा की इनायतें, नाकामियाँ, कामयाबियाँ और बहुत सी नादानियाँ। इन्हीं के साथ ढल गया फिर सूरज कल का। यूँ इख्तिताम हो गया एक और बरस का। आज करती हूँ मैं शुक्रिया अदा आप सबका। आगाज़ होगा आज एक नई सुबह का। तो आज के न्यू एपिसोड में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साइका तबस्सुम, who is working as an associate professor at Zabif University. She is a wonderful human being and a neuroscientist. आइए जानते हैं डॉक्टर साइका के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो कैसा रहा आज का आपका दिन? आज का दिन बस मसरूफियत। ज़ाबिस में रहेंगे तो ऐसे ही होगा। काम दिन का हमें ना आगाज़ पता चला। हाँ, ना इख्तिताम होता है, सही फरमा रही हैं। सो न्यूरो साइंटिस्ट कैसे बनी आप, सर हमें बताइए। न्यूरो साइंटिस्ट कुछ अल्लाह की तरफ से था कि मेरे उसमें डेस्टिनी में था, एंड कुछ मेरी ख़ुद की भी ख्वाहिश थी कि हमेशा से एक फील्ड अट्रैक्ट करती थी कि ब्रेन से रिलेटेड पढ़ना, ह्यूमन से रिलेटेड जो है चीज़ों को स्टडी करना। सो बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लिया कराची यूनिवर्सिटी में आफ्टर माय इंटर के बाद, और बायोकेमिस्ट्री में बहुत अपने शौक़ से लिया एडमिशन कि मुझे केमिकल चीज़ें पढ़ूंगी रिलेटेड टू लाइफ, एंड देन आई फील इंटरेस्टेड कि मुझे बहुत मतलब मज़ा आया इसके अंदर। देन फिर मैंने मेरी मेंटोर थी वहाँ पे डॉक्टर सईदा हैदर, सो उनके साथ काम करते हुए मुझे पता चला कि यहाँ पे न्यूरो केमिस्ट्री की फ़ील्ड है। सो देन आई शिफ्टेड टूवर्ड्स द न्यूरो केमिस्ट्री कि मैं न्यूरो केमिस्ट्री में फिर काम करना है। फिर थीसिस लिया उनके साथ और फिर उनके उसमें किया काम। तो न्यूरो केमिस्ट्री में फिर और ज़्यादा मज़ा कि एक नई बिल्कुल फील्ड एक्सप्लोर करने को पता चला। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं कि जो प्योर न्यूरो साइंस में रिसर्चर के उसमें काम कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड लोग थे पाकिस्तान में। सो इसलिए फिर और इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर डिजीज़ पता चली कुछ अपने जान पहचान में, जैसे अल्जाइमर्स का, पार्किंसंस का देखते थे लोगों को कि उनकी कोई अभी तक हमारे पास मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं है। तो वो एक क्यूरोसिटी थी अपने अंदर के उनके लिए हम कोई क्योर या उनके लिए कोई चीज़ें हम जो हैं वो डिस्कवर करें, हम उसके ऊपर रिसर्च करें। क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास क्या वर्ल्ड वाइड भी इसकी जो क्योर है उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, मतलब कोई भी ऐसी किसी के पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है इनके ट्रीटमेंट के लिए। इस तरह और बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं कि जिनके ऊपर रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। सो उन चीज़ों को देखते हुए आर्टिकल्स पढ़े डिफरेंट, फिर अपने करते हुए तो फिर उस तरफ लग गए काम में। तो वो फिर नई से नई चीज़ होती चली गई, एंड इस तरह न्यूरो साइंस में अब मतलब फिर वो ओढ़ना बिछोना एक तरह से बन गया। तो बायोकेमिस्ट्री जब आप अपनी बैचलर्स में थी तो कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगा न्यूरो साइंस के अलावा? न्यूरो साइंस के अलावा मुझे बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुझे मेटाबॉलिज्म में जो मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री थी वो, एंड देन जो हमारे पास उसमें क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, क्योंकि MBBS का एक जो ख्वाब था वो चीज़ें उससे रिलेट करती थी। मुझे हमेशा से जो ह्यूमन रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे वो अट्रैक्ट करते थे। फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट बहुत अट्रैक्ट करता था कि वो उसमें हो रहे होते थे। इसी तरह फिर हमारे पास एक कोर्स था न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का, वो अट्रैक्ट करता था। सो ये वो न्यूरो फार्माकोलॉजी का कोर्स वो न्यूरो से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह टेक्निक्स का था कि वो न्यू टेक्निक्स उसमें सीखने को मिली, हमारे पास टेक्निक्स का कोर्स था। सो वो कोर्स थे। ड्रग डिज़ाइनिंग का कोर्स था। इसी तरह हमारे पास ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का कोर्स था। सो वो कोर्सेज़ मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे, इस तरह के जो होते थे। सो आपके लैब बेस्ड कोर्सेज होते थे या 3+0? नहीं, मेजॉरिटी हमारे लैब बेस्ड थे इनिशियल ईयर्स में।
फाइनल ईयर में भी हमारे टीचर्स ये करते थे, जैसे टेक्निक्स का कोर्स था तो ऑल्दो वो थियोरेटिकल कोर्स था, बट टीचर्स खुद से हमारी क्लास ज़रा बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना क्यूरियस और चीज़ों को देखने का शौक़ था, तो वो हमें फिर डिफरेंट टेक्निक्स की एटलीस्ट के अगर पूरा कर नहीं सकते तो एक डेमो या एक दिन हमें वो ले जाते थे। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है तो किसी भी अपनी लैब में ले गए और हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करके दिखाया। एसडीएस पेज पढ़ा है तो वो करके दिखाया। एचपीएलसी का हमने पढ़ा तो एचपीएलसी की हमने उनसे रिक्वेस्ट की टीचर से, सो वो एक दिन उनकी स्टूडेंट रन कर रही थी तो वो हमें साथ में वहाँ ले गई एचपीएलसी का डिमॉन्स्ट्रेट करने। इसी तरह एलाइजा का डिमॉन्स्ट्रेट किया। सो हम टीचर से रिक्वेस्ट करके कुछ चीज़ें हमने वहाँ सीखी। कुछ टेक्निक्स का मैंने खुद अपनी एक खुद सेल्फ भी होती थी कि क्यूरोसिटी के नहीं ये सीखनी है चीज़, अच्छा डिपार्टमेंट में नहीं है तो कहीं ना कहीं और से सीख लेते थे। तो कभी किब्जी चले जाते थे, वहाँ जाके टीचर्स से पूछते थे क्वेश्चन, वहाँ चीज़ें देखते थे। फिर मैंने इंटर्नशिप करी अपने उसमें ड्यूरिंग माय स्टूडेंट थर्ड ईयर में पटेल हॉस्पिटल में। सो वहाँ पता चला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोर्स हमने जैसे पढ़ा था तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की पता चला कि जी लैब का सेक्शन है। सो ऑल्दो हमारे इंटर्नशिप का पार्ट नहीं था वो, लेकिन हम अपनी एक वो सेल्फ अंदर की लर्निंग की कि उनके पीछे लगे रहे कि नहीं हमें जो है वो ये वाली चीज़ सीखनी है। तो अच्छा उन्होंने हमें मना कर दिया कि नहीं इंटर्नशिप नहीं करने देंगे कि ये ज़रा एडवांस लैब है तो न्यू को। हमने कहा अच्छा ठीक है आप एक दिन आप रन करेंगे तो हमें बस देखने दे। तो इस तरह करके उनसे वहाँ वो पीसीआर और जो चीज़ें अपना रूटीन का वो परफॉर्म करते थे, मॉलिक्यूलर एनालिसिस फॉर एचआईवी, एचसीवी और एचबीवी के लिए। सो उनके वो हम अपना परफॉर्म कर रहे थे रूटीन की जो एनालिसिस, तो हम उनके साथ रिक्वेस्ट करके एक बार गए, फिर सेकंड टाइम उन्होंने ख़ुद हमें बुला लिया। सो 2-3 बार उनके साथ जो है वहाँ पर मॉलिक्यूलर लैब का बायोलॉजी का, क्योंकि पीसीआर हमने डिपार्टमेंट में हमारे उस टाइम पे वर्किंग में नहीं था तो वो वहाँ पे सीखा इस तरह से कि वहाँ रन किया उन लोगों के साथ। तो इस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो जहाँ मौका मिलता था के पता चल जाता। जैसे कुछ मैंने टेक्निक्स जो हैं वो जिना यूनिवर्सिटी की लैब थी वहाँ चली गई उनके पास के उनके पास जाके सीखी। सो वो इस तरह से सीख लेते थे कि जहाँ पता चलता था कि कोई चीज़ हो रही है चले गए सीखने। कोई वर्कशॉप अटेंड कर ली कि अपना सेल्फ लर्निंग जो है वो खुद से भी करें। एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर खुद पढ़ने की जो है ना इल्म हासिल करने की जुस्तजू हो। ओके, सो पीएचडी के बारे में अपना बताइए, क्या टॉपिक था आपकी पीएचडी थीसिस का? पीएचडी का जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा न्यूरो साइंस में क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैंने अपने बीएस में जो थीसिस किया था वो मैंने किया था मर्करी क्लोराइड की जो है उसकी न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी के ऊपर कि वो कितना हमारे लिए टॉक्सिक है या बेनिफिशियल है। तो उसको हम बाय रिसर्च जो मर्क्यूरी क्लोराइड हमारे पास अवेलेबल यहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है उसके ऊपर काम किया था। सो उसी में मुझे बहुत मज़ा आया था कि वो न्यूरोटॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ करने में। सो मैं फिर फर्दर उसको ही एक्सप्लोर करना चाहती थी। आई वांट टू परस्यू पीएचडी। सो मैंने बीएस बैचलर्स के बाद फ़ौरन ही विदाउट एनी गैप एमफिल में एडमिशन लिया। एमफिल में फिर मैंने टॉपिक जो चूज़ किया था कि जैसे मैंने पहले कहा कि मैं अल्जाइमर्स से मेरा एक बहुत, क्योंकि मेरी फैमिली में थी ये, सो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। तो मुझे था कि मेमोरी से रिलेटेड जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनसे रिलेटेड जो है मुझे स्टडी करना था। तो मैंने अपनी सुपरवाइज़र से डिस्कस किया। सो देन आई स्टडीड दी 3 मेन जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ग्लूटामेट, गाबा एंड एसिटाइलकोलिन। I studied them in different memory conditions कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी में उनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं और अगर हम उस मेमोरी को इन्हांस करते हैं डिफरेंट जैसे एक हमारे पास टर्म होती है कि हम जितना रिपीट करेंगे चीज़ों को, प्रैक्टिस करेंगे तो वो मेमोरी इन्हांस करेगी। ठीक है, सो बट हम उस चीज़ को बाय प्रैक्टिस देखना चाहते थे कि क्या वाकई हमारे न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स जो हैं वो उसके से इफ़ेक्ट होते हैं। सो मेरा एमफिल का टॉपिक ये था। फिर देन पीएचडी में हमने उसको थेराप्यूटिक्स से कनेक्ट किया था मैंने कि हम उन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को हमने डिफरेंट न्यूरो मेमोरी टाइप्स में देखा था कि ये इसमें आ रहे हैं चेंजेस। सो क्या वो चेंजेस जो हैं वो रिकवर हो सकते हैं कि अगर हम न्यूरोलॉजिकल हम सप्लीमेंट्स दें उनको बाय टारगेटिंग दी पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो मैंने उन्हीं तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स ग्लूटामेट, गाबा एंड एसिटाइलकोलिन उनका रोल देखा डिफरेंट मेमोरी की कंडीशंस में एंड मेमोरी डिसऑर्डर्स में। ओके, सो इट साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपने एमफिल में जो स्टार्ट किया था काम, वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज हुआ, बिकॉज कभी लोग मेजॉरिटी लोग करते थे कि भाई रेपिटेशन मेमोरी इंक्रीज करती है, बट एक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं थी, या जो मेमोरी के टेस्ट अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड फॉर दी टेस्टिंग फॉर फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग इन रैट्स, सो वो जो थे वो उनके अंदर भी जो डिज़ाइन किया गया था वो उसी के बेसिस पे किया था। तो हमने उन टेस्ट को भी एक तरह से उनको भी फर्दर मॉडिफाई किया, उसमें हमने चेक किया। सो हमने उसके अंदर जो चीज़ फाइंड आउट की कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेपिटेशन करेंगे सो वो भी आपके लिए हार्मफुल होता है इंस्टेड ऑफ एनहांसिंग मेमोरी। सो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनिशियली आप जैसे रिपीट करते हैं, सो एक लिमिट है बॉडी की जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस हर चीज़ की होती है, इस तरह आपकी बॉडी की भी, ब्रेन की भी एक टॉलरेंस की एक कैपेसिटी है अडेप्टेबिलिटी की। सो आप जितना उसमें इनिशियली रिपीट करेंगे सो बॉडी हाँ ठीक है वो अडॉप्ट करेगा, वो इन्हांस करेगा अपनी कैपेसिटी को। बट अगर वो रेपिटेशन बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगी, एक ही दिन के अंदर पता चला जी आप 10 बार या आप 20 बार उसको रिपीट कर रहे हैं, सो अब वो उसके लिए स्ट्रेस बन गया, अब वो रेपिटेशन नहीं रही। इसी तरह अगर आप उसको डेज वाइज भी कर रहे हैं सो वो कुछ अगर वो इतना है कि बॉडी की कैपेसिटी के अंदर टॉलरेबल है तो वो ठीक रहेगा, अदरवाइज वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो जो आपके लिए पॉजिटिव वे में आप एक चीज़ को यूज़ कर रहे थे कि ये मेमोरी इन्हांस करेगा, वो इन्हांस करने के बजाय हार्म कर रहा होता है। सो इसी तरह हम जो टेस्ट भी यूज़ करते थे कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड वाइड, हमारे पास डिफरेंट मेमोरी टेस्टिंग के लिए, सो उनका डिज़ाइनिंग के ऊपर फिर मेरा फर्दर था कि आइदर उसका जो डिज़ाइन किया गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी स्ट्रेस कॉज कर रहा हो एनिमल में, तो हमें मेमोरी टेस्ट करने के बजाय हम उनको उल्टा स्ट्रेस दे रहे हैं। सो फिर हमने उसको मॉडिफाई करके उन के जो प्रोटोकॉल्स थे फिर उसको पब्लिश किया था कि ये प्रोटोकॉल्स अगर हम यूज़ करें सो दिस विल बी बेनिफिशियल। Okay. If I'm not wrong, you published an article in the Nature journal named as Scientific Report. Yes. उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में मेरा जो आर्टिकल था इट्स पार्ट ऑफ माय पीएचडी आर्टिकल, उसकी बड़ी मज़े की स्टोरी थी। अच्छा, मेरे पीएचडी में तकरीबन जितने भी फेजेस होते थे तो हम उसको पब्लिश करते रहते थे। तो एट द टाइम ऑफ पीएचडी मेरे पीएचडी में से 5 पब्लिकेशंस हो चुकी थी। अच्छा, ये 6th थी, और ये 6th जो थी और 5 की 5 इंटरनेशनल थी, ये भी 6th जो थी इसको भी हमने भेजा कई जगहों पे, ये रिजेक्ट हो रहा था। ऑल्दो ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट पेपर था तो बट ये कि वो रिजेक्ट हो रहा था एंड देन सडनली ऐसे ही मेरे जहन में आया कि हम इसको वहाँ भेज देते हैं नेचर में। सो वहाँ भेजा, उन्होंने एक्सेप्ट किया। सो वहाँ पर फिर हमारे पास पब्लिश हुआ। दिस आर्टिकल इज़ अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट ग्लूटामेट। ग्लूटामेट हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड भी आपके पास एक हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है। अभी अगर हम रिसेंट ईयर्स में बात करें, सबने नाम सुना होगा कि हम चाइनीज़ सॉल्ट या जिसको हम अजीनोमोटो भी कहते हैं, सो दिस इज़ एक्चुअली मोनोसोडियम ग्लूटामेट। सो उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी है कि सम पीपल से कि इट्स गुड फॉर हेल्थ, सम सेज कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो ग्लूटामेट भी हमारा एक नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर है। सो उसके से रिलेटेड भी ऐसे ही डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें वो डाइट में लेना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लेना चाहिए। सो उसके ऊपर बेसिकली वो पेपर था कि ग्लूटामेट अगर हम उसको, क्योंकि मेरा थेरेपेटिक्स का जो पार्ट था ये उसका पेपर था, सो ग्लूटामेट को अगर हम एज ए सप्लीमेंट यूज़ करें सो डज इट बेनिफिशियल फॉर मेमोरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। सो मैंने 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी को टारगेट किया था। सो उन तीनों के लिए ग्लूटामेट बेनिफिशियल है या नहीं। सो उसमें जो हमें फाइंड आउट हुआ ड्यूरिंग स्टडी एंड ऑल कि ग्लूटामेट इज़ नॉट थिंग कि जिसको हम स्ट्रेट अवे कह दें कि ये जी हार्मफुल है या ये बहुत बेनिफिशियल है। सो इट्स कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। ओके। कि हमारी बॉडी में हर चीज़ का एक ना कंसंट्रेशन स्पेसिफिक है। अगर हम उससे ज़्यादा लेंगे तो वो हमारे लिए टॉक्सिक बनेगा, क्योंकि ग्लूटामेट आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ज़्यादा अगर आप लेंगे तो वो फिर हार्मफुल हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप लेस लेंगे उस कंसंट्रेशन से तो वो भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि बॉडी को वो चाहिए अपने रूटीन के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए।
सो आपको उसको एक मॉडरेट कंसंट्रेशन में लेना है। सो हमने उसके सप्लीमेंट्स जो है वो दिए थे रैट्स को, हमने एडमिनिस्टर, एंड उसको हमने ह्यूमन के इक्विवेलेंट जो डोज है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको दिया था, एडमिनिस्टर किया था, एंड देन हमने उसके इफ़ेक्ट्स मॉनिटर किए थे। देन वी फाउंड बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स एट अ पर्टिकुलर मॉडरेट डोज, कि जो डोज हमने कैलकुलेट की थी मल्टीपल डोजेस पे हमने किया था। देन हमने फिर एक डोज जो ह्यूमन स्पेसिफिक थी उस पे हमें जो है वो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स जो है वो मिल रहे थे, और वो हमने फिर नेचर में पब्लिश किया था। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन Thank फॉर you. दैट पेपर। एज अ ले पर्सन मेरा न्यूरो साइंस से रिलेटेड ये सवाल है कि जो ये कहा जाता है कि आप 7 बादाम सुबह उठ के खाएं तो इससे आपकी मेमोरी अच्छी होती है, तो इस बात में कितनी सदाकत है? Yes, almonds are good. Even my research group has done research on this as well. It's not part of my PhD, it's part of my colleague. Then, actually, almond has a fatty acid in it. The almond and जितने भी हमारे nuts हैं, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्योंकि वो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, हमारी डाइट में अवेलेबल नहीं होते। सो हमें वो अपने आउटसाइड सोर्सेज मींस डाइट के थ्रू हमें लेना है उसको डाइट में, और वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके स्किन, आपका ब्रेन में जहाँ जहाँ आपके फैटी एसिड जो है वो स्ट्रक्चर का पार्ट बन रहा है, जैसे ब्रेन के अंदर आपके एक्सॉन में जो माइलिन शीथ है वहाँ पार्ट बनना है, फिर आपके स्किन में फैटी एसिड्स, फैट्स की जो लेयर है वहाँ पार्ट बनना है। सो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है वो वहाँ रिक्वायर्ड। सो आलमंड के अंदर डिकोसा हेक्सानोइक एसिड DHA के नाम से एक फैटी एसिड है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट्स गुड फॉर दी मेमोरी। सो इसीलिए आलमंड्स को कहा जाता है, जो है उसकी बैकग्राउंड ये है कि वो आपके अंदर वो उसके पास वो स्पेसिफिक फैटी एसिड है जो गुड है मेमोरी के लिए, कि अगर आप वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में लेंगे रूटीन बेसिस पे सो आपकी मेमोरी यस इम्प्रूव होगी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ज़ैबिस में आप एज एन एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हैं, कैसे शुरू हुआ ज़ैबिस में आपका सफ़र और कैसा चल रहा है? ज़ैबिस में माशाल्लाह से बहुत अच्छा सफ़र चल रहा है मेरा। स्टार्ट कैसे हुआ? अच्छा, स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट तो वैसे मेरी टीचिंग तो मेरा बहुत पुराना चल रहा है। ज़ैबिस में मैं ज्वाइन किया 2018 में। PhD का थीसिस राइट अप कर लिया था। तो राइट अप के बाद अब देख रही थी जॉब्स, मैं एक और जगह जॉब कर रही थी, वहाँ से फिर राइट अप के लिए मैंने छोड़ी थी जॉब। देन आई वाज लुकिंग फॉर द टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़। सो मुझे ज़ैबिस का पता चला, कि उससे पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ज़ैबिस में बायो साइंसेज है, ऑल्दो आई एम लिविंग नियर बाय, बट आई नो ज़ैबिस अबाउट मैनेजमेंट साइंसेज। सो मुझे नहीं पता था बायो साइंसेज का, मुझे उसी वक्त पता चला। सो आई अप्लाइड एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड आफ्टर अ रिगरस इंटरव्यू सीरीज। सो उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद मैंने ज्वाइन किया 18 में, एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट और जो स्टाइल था यहाँ पर एक सिस्टम एंड थिंग्स वो बहुत जो है वो अच्छा लगा, मज़ा आया चीज़ें करने में। रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ जो थी उनको उसमें काम करने में मज़ा आया, कि आपके पास एक पूरा आपको हेड है कि आप काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप स्टूडेंट के साथ आराम से इंटरेक्ट कर सकें। एक जो आपके अंदर क्यूरोसिटी होती है, जो मेरे अंदर हमेशा से थी कि ख़ुद से रिसर्च करनी है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने हैं, फिर स्टूडेंट्स को के अंदर एक मोटिवेशन वाली चीज़, उनसे उनको काउंसल करना, उनके साथ डिस्कशन। सो वो चीज़ बहुत मज़े की थी यहाँ पर। सो वो चीज़ ने अट्रैक्ट किया, हमेशा स्टूडेंट के साथ एक इंटरेक्शन रहा उनके साथ, और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे यहाँ पर हमेशा से, मतलब फ़र्स्ट ईयर जब से ज्वाइन किया देखा कि हर लेवल पे स्टूडेंट्स जो हैं वो हर तरह के, कुछ बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कुछ बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं, बट हमेशा स्टूडेंट के अंदर एक ईगरनेस नज़र आई कि जो डीमोटिवेटेड भी थे दे ऑलवेज लुकिंग फॉर some opportunity or some guidance or some way that they have to look for। कभी उनको शायद नहीं एक्सप्लोर हुआ। सो जब उनको किसी चीज़ से हम उनको बताते थे कि ये भी एक फील्ड है, डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल हैं बायो साइंसेज में, कि एक ऐसी इतनी अच्छी हमारे पास डिग्री है कि जिसमें हम मल्टीपल फील्ड्स में कर सकते हैं। पाकिस्तान और इवन ज़ैबिस इस मामले में बहुत लकी है कि इसने बहुत अर्ली ये फील्ड स्टार्ट करी, जबकि बाकी अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड
तो अब वर्ल्ड वाइड इस डिग्री को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. इवन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, नाउ दे आर स्टार्टिंग बायोसाइंसेज. प्रीवियसली बायोसाइंसेज बहुत लिमिटेड जगहों पे होता था, अब सब स्टार्ट कर रहे हैं. उसकी रीज़न ये है कि बायोसाइंसेज इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड. सो जिसमें आप स्टूडेंट जो है वो बाउंड नहीं होता कि मैं बिल्कुल बाउंड नहीं हूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक फील्ड में ही रहना है. मैंने उसने 4 साल में हर जो भी आपकी बायोलॉजिकल फील्ड्स हैं सबका थोड़ा थोड़ा उसके पास नॉलेज है, टच सबका है. सो इन फ्यूचर फर्दर फॉर MS एंड फॉर PhD उसके पास एक वैरायटी है कि वो डिफरेंट फील्ड्स में परस्यू कर सकता है. सेम फॉर देयर कैरियर, कि वो अपने कैरियर के लिए भी डिफरेंट साइड्स पे, कि उसको फूड साइंस में जाना है, उसको रिसर्च साइड पे जाना है, फार्मा सेक्टर में जाना है, उसको एग्रीकल्चर में जाना है, उसको माइक्रोबायोलॉजी की साइड पे जाना है, उसको किसी और फील्ड बायोटेक्नोलॉजी में जाना है. सो वो डिफरेंट फील्ड्स में जा सकता है. मेडिकल साइड पे उसको मूव करना है, डायग्नोस्टिक में जाना है, सो उसके लिए बाउंड नहीं है. सो वो मल्टीपल एरिना एक्सप्लोर कर सकता है. जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूट्रिशन में चले गए, इन फ्यूचर कैरियर बनाया, कुछ आपके पास फोरेंसिक्स में चले गए, कुछ आपके पास जो है फूड साइंस की तरफ चले गए. सो हर डिफरेंट आपके पास एक एरिना है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो इस हिसाब से ये डिग्री बहुत वैलिडेटेड होती है. आप अगर देखें मेडिकल साइंसेज के जितने बेसिक कोर्सेज हैं वो सब भी आपके पास बायोसाइंसेज में इनकॉर्पोरेटेड हैं. तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है. सो इस हिसाब से मुझे बायोसाइंसेज बहुत अच्छा लगा था. मुझे खुद भी ज़ैबिस में बहुत मज़ा आया कि चीज़ें करने में, और स्टिल अभी तक मैं एंजॉय कर रही हूँ. हाँ एग्जैक्टली, स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि MCAT क्लियर नहीं कर पाते और MBBS में उनका एडमिशन नहीं होता, तो वो अपने ख्वाब को बायोसाइंसेज में डिग्री लेके भी पूरा कर सकते हैं. हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल ये चीज़ है. इवन MBBS एक हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना कि एक हम उसको कि बस एक चांद है, सबको चाहिए, वो वाली चीज़ है. एक्चुअली उसके अंदर का भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, क्योंकि मैंने खुद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया. सो मेरा भी एक ज़माने में हम भी सोचे थे कि नहीं बस MBBS नहीं किया तो शायद ज़िंदगी ख़त्म है. लेकिन जब मैंने खुद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया, ऑल्दो मैं MBBS नहीं थी, मैंने BS किया हुआ था बायोकेमिस्ट्री में, फिर MPhil किया था. लेकिन मैं स्टिल मेडिकल कॉलेज में वहाँ पढ़ा रही थी और मैं MBBS और BDS के स्टूडेंट्स को वहाँ पढ़ाते हुए जहाँ साथ में जो कोलीग्स थे और MBBS के लोगों को देखा बहुत करीब से. उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हुआ कि मैंने नहीं किया MBBS. वो चीज़ें, क्योंकि आप जब देख रहे होते हैं वो आप दूर से देखते हैं, जब आप उस फील्ड में जाते हैं फिर आपको पता चलता है. तो हमारे भी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं कि हमें MBBS करना था और नहीं हुआ और फिर हम आ गए यहाँ पर. वो जो सोच रहे होते हैं वो अपने हिसाब से वो उस पर्सपेक्ट से सोच रहे होते हैं. लेकिन अगर आप उसको देखें, हम उनके साथ मैं डिस्कशन करती हूँ इस पर कि MBBS में हो सकता है कि वो नहीं चल पाते, क्योंकि वहाँ पर क्लिनिकल आपके पास रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, चीज़ें वहाँ पर डिफरेंट हैं. हो सकता है और वहाँ पर रिसर्च का इतना नहीं है जो हमें, जैसे हम लोगों के अंदर रिसर्च का जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो चीज़ आपके पास आपको MBBS में नहीं मिलेगी. MBBS इज़ मोर लाइक अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल जॉब लाइक फील्ड, कि बस आपने बस हर वक्त वो एक प्रैक्टिस वाली चीज़ आप कर रहे हैं, बट आप न्यूज़ एक्सप्लोरेशन या इनोवेशन ये वाली चीज़ें MBBS में नहीं है. हमारे पास ये प्लस पॉइंट है कि बायोसाइंटिस्ट दे आर एक्चुअली द साइंटिस्ट, दे एक्चुअल साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे पास ये बच्चे हैं जो हमारे बायोसाइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी में, बिकॉज दे कैन इनोवेट न्यू थिंग्स. वो एक चेंज ला सकते हैं. जो MBBS वो सिर्फ बाय प्रैक्टिस करना चाह रहे थे कि बस हमें सोसाइटी में एक डॉक्टर बनना है, वो उन MBBS के लिए न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू मेडिसिन्स, न्यू मशीन्स, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स कैन डिस्कवर कर सकते हैं. वो चीज़ें ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती है. वो हम सबको बस एक ही पता है, डॉक्टर, इंजीनियर, बाकी फील्ड्स का नहीं पता होता लोगों को. कैरियर काउंसलिंग हमारे यहाँ इतनी नहीं है. उस वजह से बच्चे डिप्रेस हो रहे होते हैं. लेकिन बच्चों के साथ जब आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनसे बताते हैं, जस्ट ये विल एंजॉय कि हाँ वाकई सही कह रहे हैं. क्योंकि MBBS वाले भी, अगर हम कैरियर वाइज देखें, जैसे बहुत सारे बच्चों का होता है कि नहीं जी हमें इन फ्यूचर जो है वो पे इतनी नहीं मिलेगी. पे आई थिंक इट्स नॉट लिंक विथ योर डिग्री.
इट्स अबाउट डेस्टिनी. Yeah. सो वो उसका इतना लिंक नहीं होता. एमबीबीएस वाले भी जो है दे आर नॉट Unemployed होते दे हैं आर अनएम्प्लॉयड. दे हैव ऑल्सो सेम सिनेरियोज एज ऑफ अदर डिग्रीज, बल्कि समटाइम्स तो सिर्फ वर्स सिनेरियो भी होता है. सो इट्स बेटर कि एटलीस्ट आप लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं. जो बायो साइंसेस या हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू एमबीबीएस. सो और एमबीबीएस में आप बहुत ज़्यादा बाउंड और आपके पास वो चीज़ें हो जाती हैं. सो इसमें आपके पास एक्सप्लोर का एरिया बहुत ज़्यादा है. राइट. सो एज अ सुपरवाइज़र आपका कैसा एक्सपीरियंस है अंडर ग्रेड, और आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी सुपरवाइज कर चुकी हैं, सो उसके बारे में कुछ बताइए. सुपरवाइजन का एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पर बहुत अच्छा है. मैंने बहुत मतलब इन्जॉय किया. मुझे स्टूडेंट्स के साथ एक मिक्स है, बट ये कि स्टूडेंट्स के साथ बहुत मज़ा आया. मुझे स्टूडेंट्स के अंदर सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि वो एक जो हमारे अंदर भी जब हम काम कर रहे थे कि एक इंक्लूसिवनेस के आप जो है वो सोचते हैं कि अच्छा ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी. एक नई नई चीज़ें करने का जो जुनून होता है बच्चे कि हम ये भी करना चाहते हैं, हम ये भी करना चाहते हैं. आइडियाज़ इतने बच्चे इतने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे कम अप विद सच अ वंडरफुल आइडियाज़ के मिस ये भी करना है, अगर हम इसको ऐसे कर लें. सो वो बहुत मज़ा आता है बच्चों से डिस्कस करके. आप खुद भी एक एनर्जेटिक और वो उसमें रहते हैं कि अच्छा ये चीज़ भी हो सकती है. समटाइम्स हमने नहीं सोचा होता आइडिया, स्टूडेंट बहुत अच्छा आइडिया लेके आ रहा होता है. सो मज़ा आता है स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करते हुए. अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स को अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते तो दे ऑलवेज नीड अ पाथ. उनको एक पाथ गाइडेंस. तो जब आप उनको वो दिखा दें तो फिर उसके बाद वो एकदम से ऐसा परफॉर्म करते हैं, आप खुद हैरान रह जाते हैं कि सब कह रहे होते हैं कि ये बच्चा शायद नहीं परफॉर्म करेगा, लेकिन वो बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि आप खुद हैरान हो रहे होते हैं. सो सुपरविजन में हर बार एक नई जिसे कहते हैं ना चीज़ देखने को और उनके साथ नए बच्चों के साथ काम करने का मौका मिलता है. सो वो भी एक बड़े मज़े का एलिमेंट है ज़ैबिस की जॉब में. कभी ऐसा हुआ कि कोई स्टूडेंट आया हो और उसने कहा हो कि मिस रिजल्ट्स नहीं आ रहे या नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, अब मैं क्या करूं, मेरी तो डिग्री ख़त्म हो गई, ऐसा कभी हुआ है? ये तो बहुत, जब मैंने ज़ैबिस ज्वाइन किया था तो उस वक्त जब मैंने सुपरविज़न स्टार्ट करी और सुपरविज़न ख़ुद भी स्टार्ट करी और साथ में और जो रिसर्च के स्टूडेंट्स थे उनमें मैंने फ़र्स्ट टाइम जो यहाँ पर एक चीज़ सुनी, नेगेटिव रिजल्ट्स. सो आई वॉज वेरी शुरू में मुझे बहुत हैरानी हंसी आ रही थी. मैंने कहा ये क्या होता है नेगेटिव रिजल्ट्स. जो स्टूडेंट्स हैं ज़ाहिर है वो अपने हिसाब से अलग उससे सोच रहे होते हैं कि शायद उनके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स का मतलब ये है कि बस ख़त्म हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई. सो उनको फिर बताया कि नेगेटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स, नो रिजल्ट्स, दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ रिसर्च. ये सब रिसर्च का पार्ट है. अगर हम एक रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, सो उसमें नेगेटिव नहीं आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव कब आएगा. सो नेगेटिव आएगा तो यू नो दैट कि आपको अच्छा पॉजिटिव किस कंडीशन में आएगा. आप पॉजिटिव की कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे. समटाइम्स ऐसा भी होता है नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आता. जैसे मैं अपनी फील्ड की बात करूं, अगर न्यूरोफार्माकोलॉजी, सो मेरा मोस्टली रिलेटेड टू ड्रग और मेडिसिन है. सो अब हम किसी न्यू केमिकल के ऊपर सर्च कर रहे हैं कि भाई वो इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं है. सो वो उस डिज़ीज़ को इम्प्रूव भी कर सकता है, सो पॉजिटिव हुआ. हो सकता है वो कोई साइड इफ़ेक्ट कॉज कर रहा हो, सो नेगेटिव रिजल्ट हुआ. सो अब नेगेटिव रिजल्ट है तो क्या वो रिजल्ट नहीं है? सो इट्स रिजल्ट. एंड समटाइम्स होता है उसने कोई इफेक्ट नहीं किया, सो नो इफेक्ट. सो all three are the results and we have to report it because you being scientist आप उसकी एक फाउंडेशन सेट कर रहे हैं फॉर फ्यूचर साइंटिस्ट कि जी ये कंपाउंड हमने यूज़ किया, इससे हमें ये चीज़ नेगेटिव मिली, ये चीज़ पॉजिटिव मिली और इस चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं आया. सो नाउ इन फर्दर इन फ्यूचर वी हैव टू एड्रेस अदर पैरामीटर्स, नॉट दीज वन के जिस पे हमें रिजल्ट मिल गया कि अब वो रिजल्ट नो रिजल्ट था या नेगेटिव था. सो वो उसका पार्ट है. सो ये हमारे यहाँ शायद वो उसकी वजह से अगेन अवेयरनेस की वजह से, वरना अदरवाइज इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च. तो स्टूडेंट्स देन दे अंडरस्टैंड कि येस इट्स राइट. एंड इवन वर्ल्ड वाइड वी हैव पेपर्स with the title के there is no effect of that particular compound. So paper exist करते हैं. So it's part of research. Positive, negative and no. These types of results we can expect in our research. जो हमें expect करने चाहिए, इसी का नाम research है.
क्योंकि अगर रिसर्च में सब पॉजिटिव होगा तो फिर तो वो एक फैक्ट हो जाएगा, फिर वो रिसर्च नहीं रहेगी। ओके, सो ज़ैबिस में कौन से कोर्सेज हैं जो आप बायोसाइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाती हैं? कोर्सेज मेरे सॉर्ट ऑफ कोर्सेज, क्योंकि मेरी फील्ड ज़रा है, तो मेरा बायोकेमिस्ट्री एक तो हमेशा से फिक्स है। बायोकेमिस्ट्री 1, बायोकेमिस्ट्री 2 मेरे 2 बायोकेमिस्ट्री के कोर्सेज हैं। देन मेरे पास इससे पहले मैं पढ़ाती रही हूँ केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं साथ में पढ़ाया है। फिर हमारे पास मेरा जो स्पेशलाइज कोर्सेज में है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है एंड फंडामेंटल्स ऑफ न्यूरोसाइंस है एंड मॉलिक्यूलर न्यूरोकेमिस्ट्री है। सो ये कोर्सेज मेरे जो हैं सुपरफिशियल। अंडरग्रेड के कोर्सेज हैं ये सारे? हाँ, ये सब अंडरग्रेड के कोर्सेज हैं। व्हाट अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट? पोस्ट ग्रेड्स में मैंने जो है वो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स को एक थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट जिसे कहते हैं शेप देने की कोशिश की है कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल उस पर लेके आएँ, क्योंकि स्टैट्स हमारे पास जो बायोसाइंस के बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, हर जगह ही ड्राई होता है। सो आई वांट कि हमारे स्टूडेंट्स एटलीस्ट उसको एप्लीकेशन के साथ पढ़ें, सॉफ्टवेयर बेस्ड पढ़ें। सो वो एक चीज़ मैं पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स को करवाती हूँ। एंड देन मेरे पास पोस्ट ग्रेड्स में मैंने पढ़ाया है टेक्निक्स इन बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल एडवांस क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के, जिसमें हम डिफरेंट क्लिनिकल डिजीज़ से रिलेटेड जो है डायग्नोस्टिक फीचर्स उसको स्टडी करते हैं। देन मैंने टीच किया है हमारे पास मेडिकल न्यूरोकेमिस्ट्री। सो वो ये कोर्स मैंने अंडर पोस्ट ग्रेड्स को टीच किया। ओके, आई एम श्योर स्टूडेंट्स हैड वंडरफुल एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस कोर्सेज। सो डॉक्टर साइका, आपने न्यूरो साइंसेस की फील्ड में एक ग्रांट भी विन की थी। तो वो कैसे विन की और क्या डिटेल है उस ग्रांट की? न्यूरो साइंस की फील्ड में मैंने जो है मेरे पास डिफरेंट मैं सोसाइटीज़ की मेंबरशिप हूँ, वर्ल्ड वाइड मेरे पास मेंबरशिप है। सो उसी में से ही एक सोसाइटी की मैं क्योंकि मेंबरशिप हूँ तो वहाँ पर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। सो आई विन grant that is the Rising Star Award that is awarded to the early career researchers के जो न्यू रिसर्चर्स हैं उनको इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से हर साल अवार्ड किए जाते हैं। तो 2023 में 2 साइंटिस्ट पूरे हर साल पूरे वर्ल्ड में से स्पेसिफिक साइंटिस्ट को ही दिए जाते हैं ये अवार्ड। सो 2023 में only 2 scientists get this award. From Pakistan, only me, and one from Malaysia. So only 2 scientists worldwide got this grant. So हम दोनों को, एक मलेशिया से थे, एक पाकिस्तान से सिर्फ मैं थी, so हमें मिला था। And purpose of this grant is to establish the neuroscience labs or neuroscience research facility at the institutes और the research organizations के जहाँ पर neuroscience का बहुत ज़्यादा नहीं है, रिसर्च का जो लैब्स हैं एस्टैब्लिश नहीं है। सो मैंने उनसे यहाँ पर डिस्कस किया था कि हमारे पास नहीं है ज़ैबिस में रिसर्च फैसिलिटी, एंड सेकेंडली दे गो फॉर दी एक्सपर्टीज़। सो दे सी माई CV एंड ऑल, पूरा उन्होंने एड्रेस किया, एंड आफ्टर दैट दे गिवन मी दिस, दे सिलेक्टेड मी फॉर दिस ग्रांट एंड अवॉर्डेड मी द ग्रांट अमाउंट टू एस्टैब्लिश द न्यूरोसाइंस लैब एट ज़ैबिस and animal research facility along with the neuroscience lab. So in ज़ैबिस we have established this neuroscience lab. Its construction is completed and now we are on its furnishing phase कि हम उसके equipments और सारी जो consumables हैं अभी हम उसको कर रहे हैं कि हमारी इंशाल्लाह ताला वो lab जो है अब setup हो जाएगी, और ज़ैबिस की जो research facilities हैं उसमें ये एक addition है by the IBRO. So many congratulations for that grant, and I am very much sure कि एनिमल हाउस और इस तरह की लैब फैसिलिटीज़ से हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। So what would be your take home message for the students who are looking for a career in biosciences field? I always give my students कि always be eager and be innovative, कि आप अपना एक्सप्लोर करते रहें चीज़ों को, और बायोसाइंस में आपके पास कैरियर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ जो कहते हैं ना कि आपकी नज़र जो है, सारी बात आपकी नज़र की है कि आप अपने आप को, हम खुद अब हमारे बायोसाइंटिस्ट जो हैं या हम लोग जो यहाँ पर एक ओपिनियन मिलता है उसकी वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिप्रेस दे हैव टू लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं मल्टीपल फील्ड्स में,
सो एक्सप्लोर करें डिप्रेस होने के बजाय, और आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ इंटर्नशिप्स करें ड्यूरिंग अपनी जो आपका स्टडी पीरियड है। उसमें अगर आप इंटर्नशिप्स करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, एक तो आपको वो प्लस पॉइंट देता है कि आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, दूसरा आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाता है। तो फिर आप उस साइड पर अपना जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ आप अपने कैरियर की तरफ जाएं और अपना कैरियर भी परस्यू करें, अपनी फर्दर डिग्रीज भी परस्यू करें, ताकि आप आपके कैरियर में एक स्ट्रॉन्ग कैरियर बना सकें। Okay, thank you so much, Dr. Saiga. It was a wonderful discussion with you. एंड Thank you. आई एम वेरी मच श्योर कि हमारे व्यूवर्स भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आपका कोई भी फीडबैक, कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द ज़ैप FM डिजिटल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।